दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। 7 बातें जो किसी को मत बताना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सलाह देंगे कि कौन सी बातें आपको अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों से छुपानी चाहिए। तो बिना देर कीजिए हमारे साथ बने और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में राजू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव ही था। वह ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग बोलते थे वैसा ही वह कर देता हूं, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। राजू के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिससे अच्छी खासी फसल हो जाती थी। राजू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी बताकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते और लौट आते, समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। राजू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु की वजह से लोगों से अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डाल पाते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर कर रोने लग जाता तो उसे भी धनिया पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते हैं। शायद अपने माता पिता की वजह से ही राजू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच राजू की माता पिता बड़े ही धूमधाम से राजू की शादी कर देते हैं, लेकिन राजू की पति स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी। इसलिए वह अपनी मनमर्जी से पैसे खर्च करती थी और अपनी बातों से घर वालों को दबा रख दी थी। लेकिन राजू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी हर इच्छा को पूरी करता, उससे अपनी सारी बातें साझा करता। इस तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक राजू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के बाद के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के भेद को उनकी बीमारी का कोई पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने बड़े नगर के एक बेड के पास दिखाया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि राजू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने राजू की मां को बताया, वैसे तो कर्क रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह रोग अभी शुरुआत में ही है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन की दोनों ही बड़ी मात्रा में जरूरत है। उसकी पत्नी ने राजू और पिता को वैद्य के पास छोड़कर गांव वापस चली जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसे वापस दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहां वहां का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। इसलिए बोलो कि मां गांव के छेद के पास जाकर ब्याज में पैसे लेकर आती है और शहर वापस चली जाती है और अपने पति का इलाज करवाना शुरू कर देती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था, इसलिए साहूकार से ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय राजू और उसकी मां ने अपने कुछ खेत बेचने के लिए निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के छेद को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद है राजू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार बोलो के गहने और उनके खेत भी बीतते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र का ही खेत बच गया था। लेकिन दूसरी तरफ राजू के पिता की तबीयत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब राजू बाजार से सामान लेकर वैद्य जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पति का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रहे हैं। राजू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां भी बहुत उदास रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि थोड़े बहुत खेत बचे थे। उन्हें भी बोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की जिम्मेदारी उसके पिताई संभाला करते थे, इसलिए किसी भी काम को राजू ठीक से नहीं कर पा रहा था। राजू की पत्नी, जिससे मन मर्जी से खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती है, लेकिन राजू और उसकी मां चुपचाप सुन लेते हैं। राजू अपने साधारण सभा की वजह से सारी कमजोरियों को, पिछली गलतियों को, कई बार तो उसने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करते। राजू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दो के बारे में बात करेगा तो लोगों से उससे सहानुभूति और मदद भी मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे विचारक कहते,
लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसके बाद भी बेवकूफ था और हमें बेवकूफ है, हमें इसकी मदद कैसे कर दें, यह लल्लू इंसान हमारे पैसे कैसे वापस करेगा। इसी तरह लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते हैं। लोग राजू और उसकी मां के सामने अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में भूलो की मां के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद राजू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी मां के जाने के बाद वह अपने घर में ही उदास और दुखी सा पड़ा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करते हैं, जैसे उसके माँ बाप निकम्मे थे और डरपोक थे। वैसा यह भी है, जब राजू पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा किए गए उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह भी गुस्से में अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता है। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने राजू और उसकी पत्नी का बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते हैं, जिसकी वजह से राजू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी देकर गई कि वह कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद राजू और भी अकेला पड़ गया और वह पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहा। कई बार तो उसे विचार था कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, लेकिन फिर हुआ कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग राजू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते, उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग राजू का मजाक उड़ाते, उसे पागल कहते। राजू अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका था। राजू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन राजू के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब राजू को महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे महात्मा के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा राजू को उठाते हैं और उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं तो बोलो अपने परिवार के ही सारी कहानी महात्मा जी को कर सुनाता है। राजू की पूरी बात को महात्मा जी ध्यान से सुनने के बाद उसे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई नहीं, बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है, जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे स्वभाव का इलाज लोगों के द्वारा दिए गए धोखा और तानों और तुम्हें भारत में लाकर कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तो मैं किसी से नहीं बताना चाहिए। राजू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया कि पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं, क्यों इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों का अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो कतई नहीं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी मजबूरी का फायदा जरूर उठाते हैं। जरा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का कारण क्या हो सकता है? या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, या फिर उससे किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद भी करते हैं तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद न कर पाए तो फिर वह मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मान लेगा, और गलती से तुमने भी अपनी मजबूरी को दुश्मन से बता दें तो वह तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी किसी भी इंसान के साथ साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना क्योंकि अगर तुम लोगों का स्वभाव, उसकी नीयत और गहराई को समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान की असल स्वभाव और उसके नीयत के बारे में समझना काफी ही आसान हो जाता है। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी है वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हम हो चुकी हैं,
फिर चाहे वो हमारे बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां थीं तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में अज्ञान का पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारे अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोगों में सबकी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौकों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। भले ही अब हम हुआ इंसान न रहे हैं जो जब हमने वह गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी हमें हमारी उसी अतीत के गलती के साथ जोड़ कर देखेंगे, और या एक चीज समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने के दो बड़े मुस्कान हैं। पहले, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के और अपनी तारीफ सुनना की चाहत होती है। जहां उनके अंदर बैठे अहंकार की वजह से होती है, तो लगभग हर व्यक्ति अपने अंदर के इस हम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है, तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के हम को ठंडक मिलती है। वह हम जो उसको ऊर्जा देता है अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वह ठंडा पड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था, और इस बात की कई गुना संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने काम को बीच में छोड़ दे और उसका लक्ष्य कभी पूरा ना हो। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है जो हमारे उस योजना का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी योजनाओं के बारे में बताने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग हमारे उस योजना को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उसे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजना के बारे में पता चलेगा, तो वह तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि वो लोग जो अब तक तुम्हारी मदद करते थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारे योजनाओं के बारे में पता चल गया, तो निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने अतीत की गलतियां हो या भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। परमात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है, वह अपने घर की बातें। हमारे घर में माता पिता, बच्चों, सास बहू, पति या पत्नी के बीच में बातें हो रही हो, तो वह हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है, वह भविष्य में हमारे इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने अपमानित कर सकता है। और वैसे भी हम जब लोगों के सामने अपने घर की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को हमारे घरेलू मामले में घुसने का मौका मिल जाता है, और वह जरूरत पड़ने पर हमारे घरेलू मनमुटाव में फायदा उठा सकता है। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी भी सदस्य ने उनकी बुराई की है, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू, पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वह दोस्तों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते, तो और किसी से हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है, वह अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता नहीं होता है, और अगर उन्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता होता है तो सच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत न बताने का दो कारण हैं। पहला, कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल जाएगा, तो तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। अगर तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई, तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए
तुम्हारी उसी कमजोरी पर प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही देखना पड़ेगा और सामने वाले की बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी कमजोरी, यहां तक कि पति अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से भी नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए या एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर पति की कमजोरी ने को पता है तो पति को हमेशा ही दब कर रहना पड़ेगा और इसका उल्टा भी उतना ही होता है। महात्मा ने कहा, 5वीं बात जो तुम्हें दूसरों को नहीं बतानी है वह अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। आप किसी से अपनी आमदनी ना बताएं तो के 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, यह पैसे कैसे वापस करेगा, और साथ ही हमारे आमदनी के बारे में जानकर हमारी हैसियत का भी अनुमान लगा लेते हैं और फिर उसी के अनुसार हमें जब भी देते हैं। अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है, छोटी छोटी जरूरत पड़ने पर भी अब से आर्थिक मदद मांगने आएंगे और अगर किसी कारणवश आपने उनकी मदद नहीं की तो वह सोचेंगे यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपका आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी। इसलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा है तो हर व्यक्ति तुम मदद मांगता रहेगा। इसलिए अपने धन के बारे में बात न करने में ही समझदारी है और शास्त्रों में कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी पूरी तरह से अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय में पता चल गया तो उस कमाई को अपने हिसाब से खर्च करने की कोशिश करेंगे, उसके धन पर जरूरत से ज्यादा अपने अधिकार जताई और पति को तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने कहा, 6वीं बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी है वह अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करो, अपनी पत्नी को बिना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेंगे लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरा लोगों को भी तुम्हारे इस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो वो भी कभी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, 7वें और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करना है, अपने मित्र और शत्रु के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा उठा सकते हैं जो हमारा पूरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारा मित्र कौन है तो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वह हमारे मित्र के साथ अपने गहरे संबंध करके उन्हें से दूर कर देंगे। यह हमारे खिलाफ कर सकते हैं। अगर हमारे मित्रों को यह पता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारणवश हमारा मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो हमारे उस पुराने शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा बड़ा मुस्कान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। राजू की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि जो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर बार बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था और उसकी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं, जो कि उसको छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही राजू ने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक नई वीडियो